Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्योंकि मेन ग्रामर यही होती है, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच पर 5th पार्ट है। और ध्यान रखिए, आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पूरा सुने। जिनको आता है वो भी और जिनको सीखना है वो भी पूरा सुने। सारी परेशानी क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस टॉपिक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये टॉपिक है द नाउन केस, जिसे हम फंक्शंस ऑफ नाउन या नाउन के कार्य के रूप में जानते हैं। तो नाउन के कार्य, बहुत से लोगों से मैं पूछता हूं कि नाउन के कार्य आते हैं तो शायद वो बताने में हिचकिचाते हैं। इनसे क्या क्या फ़ायदा होगा वो भी हम जानेंगे, क्योंकि ग्रामर में कहीं ना कहीं इनका तो बहुत बड़ा रोल होता है एक सेंटेंस में। तो नाउन के जो केस होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, यानी कि एक वाक्य में कर्ता के रूप में नाउन काम करता है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इसे हम एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं, जिसमें नाउन कर्म के रूप में काम करता है। नाउन एज कंप्लीमेंट ऑफ ए लिंकिंग वर्ब, एक लिंकिंग वर्ब के कंप्लीमेंट यानी पूरक के रूप में नाउन काम करता है। देखिए, लिंक जो कंप्लीमेंट है वो ऑब्जेक्ट से कैसे अलग होता है ये भी जानेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि ऑब्जेक्ट एक्चुअली में होता क्या है। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन, एपोजिशन क्या होता है इसको सीखेंगे। और पजेसिव केस, कुछ आपने सुना भी होगा और जो कुछ लोग सीख रहे हैं हो सकता है उन्होंने ना भी सुना हो। अब एक बात हमारी तरफ से और जान लीजिए, ये शायद आपके बहुत बड़े काम की बात है। आपको ध्यान रखना है, ये कार्य नाउन के हैं जो ऊपर बताए, और जो भी यह कार्य करता है तो वो सब नाउन के सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं, यानी कि नाउन के स्थानापन्न कहलाते हैं। तो नाउन के सब्स्टिट्यूट में पहला नाम आता है प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करता है, यानी नाउन के जगह प्रयोग होने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन बोलते हैं। तो प्रोनाउन के भी सेम यही कार्य होते हैं। इन्फिनेटिव और जीरेंड जो कि वर्ब से बनते हैं, और तो ये भी नाउन के इन्हीं कार्यों को करते हैं। तो जेरंड और इन्फिनेटिव भी नाउन के इन्हीं कार्य करते हैं। कोई भी फ्रेज और क्लॉज नाउन के यही कार्य करता है, तो हम उस फ्रेज को और उस क्लॉज को नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज के नाम से जानते हैं। और आप जानते हैं कि नाउन क्लॉज से बनने वाला जो सेंटेंस होता है उससे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो समझ गए होंगे कि नाउन के स्थान पर कौन कौन चीज़ काम करता है। तो ये जो आपने 6 कार्य अभी सीखे, जाना, इनको हम बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला है आपका सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, या जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। जॉन थ्रू अ स्टोन, जॉन ने पत्थर फेंका। तो यानी कि जो एक्शन है, एक्शन क्रिया, तो इस क्रिया को, एक्शन को किसने किया है? देखिए, एक्शन है आपकी थ्रू, तो थ्रू एक्शन को किसने किया? जॉन ने। तो जो एक्शन को करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। दिस गर्ल इज अ गुड प्लेयर, ये लड़की एक अच्छी खिलाड़ी है। दूसरे सेंटेंस में गर्ल कोई काम नहीं कर रही है, लेकिन
इस सेंटेंस में गर्ल के बारे में बात हो रही है, गर्ल के बारे में हम कुछ बता रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो जिसके बारे में चर्चा करते हैं वो भी सब्जेक्ट कहलाता है। तीसरा सेंटेंस देखिए, द हॉर्स किक्ड द बॉय, तो हॉर्स ने एक्शन किया किक का, ठोकर मारने का। द ब्लैक हॉर्स किक्ड द बॉय, इसमें ब्लैक हॉर्स ने किया। तो देखिए हमने जैसे जैसे ये सेंटेंस को बढ़ाया, द ब्लैक हॉर्स, तो ये द ब्लैक हॉर्स पूरा नाउन फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि 3 शब्द हैं द ब्लैक हॉर्स, क्योंकि किक्ड जो है इन तीनों शब्द के अनुसार है। अगले सेंटेंस देखिए, द ब्लैक हॉर्स अंडर दैट ट्री, उस पेड़ के नीचे वाला जो काला घोड़ा है, किक्ड द बॉय, उसने लड़के को ठोकर मारी। तो ये जो ब्लैक ब्लैक जितना बोल्ड में लिखा है, ये टोटल का टोटल आपका सब्जेक्ट के पार्ट में आएगा। तो यहां देखिए जरूरी नहीं सब्जेक्ट आपका एक सिंगल शब्द बन जाए। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है टोटल और टोटल, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ये टोटल नाउन फ्रेज का या नाउन का काम करता है, और ये टोटल सब्जेक्ट है। ईच ऑफ द हैवी ग्लास डोर्स ऑफ द बिल्डिंग आर एक्सपेंसिव, तो ये टोटल जो है आर वर्ब का सब्जेक्ट है। स्विमिंग इज नॉट अलाउड हेयर, तैरना यहाँ मना है, ये जेरंड जो है इस इज वर्ब का सब्जेक्ट है। तो समझ गए, तो जो भी सब्जेक्ट होता है वो वर्ब में का एक्शन करता है, दूसरे उसके बारे में चर्चा होती है। तो आपने ये सेंटेंस पढ़ दिए होंगे, तो आपको 2 बातें समझ में आई होंगी। पहला, टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब, यानी क्रिया से पहले आप हु रख दीजिए और क्रिया से पहले व्हाट रख दीजिए, यानी कौन और क्या रख दीजिए, तो आपको जो उत्तर में मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। पहले हु रखते हैं और फिर व्हाट रखेंगे। जॉन थ्रू स्टोन्स, हु थ्रू स्टोन्स, किसने पत्थर फेंका, उत्तर में जॉन आएगा। हु किक्ड द बॉय, उत्तर में हॉर्स आएगा। हु किक्ड द बॉय, तो आप ब्लैक हॉर्स अंडर दैट ट्री, उस पेड़ के नीचे जो काला घोड़ा है उसने, तो ये पूरा उत्तर आएगा। अब दूसरा हम व्हाट रखते हैं, दिस गर्ल इज ए गुड प्लेयर, तो यहां तो हु रख देंगे, हु इज ए गुड प्लेयर, तो दिस गर्ल आ जाएगा। अब देखिए जो काम को करने वाला होता है, यानी कि जो एक्शन को करने वाला होता है वह सब्जेक्ट कहलाता है। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात, जिसके बारे में चर्चा की जाती है और जिसके बारे में बात होती है वह भी कर्ता का काम करता है। जैसे राम इज ऑनेस्ट, व्हाट इज राम, तो राम इज ऑनेस्ट। हु इज राम, राम इज ऑनेस्ट। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जिसे हम एक्यूसेटिव केस भी कहते हैं। यह क्या होता है, इन सेंटेंस को देखिए, जॉन थ्रू स्टोन और दूसरा है द हॉर्स किक्ड द बॉय। तो इसमें जो ब्लू ब्लू में है आ स्टोन और द बॉय। व्हाट डिड द जॉन थ्रो, जॉन ने क्या फेंका, स्टोन फेंका। whom डिड द हॉर्स किक, घोड़े ने किसको ठोकर मारी, तो द बॉय। तो दोनों ही व्हाट और whom लगा करके जो उत्तर आया वो तो हमने ऑब्जेक्ट प्राप्त किया। लेकिन ऑब्जेक्ट होता क्या है हम उसको समझते हैं। देखिए जॉन ने एक एक्शन किया, कौन सा एक्शन था, फेंकने का, फेंकने का। तो जॉन ने फेंका। अब फेंकने का जो असर होता है वो स्टोन पर पड़ता है। तो जो स्टोन है ये
एक्शन को प्राप्त करने वाला है, तो जो कर्ता के द्वारा किए गए एक्शन को प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पाया जाता है? जहाँ ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया होती है। तो जॉन थ्रू व्हाट? स्टोन। तो एक्शन का असर स्टोन पर पड़ा। द हॉर्स किक्ड द बॉय। तो स्टोन और द बॉय दोनों आपके ऑब्जेक्ट हैं। अगले समझिए। तो ऑब्जेक्ट हुम और व्हाट को हम वर्ब और कर्ता से पहले रख देते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। अब बात आती है, ऑब्जेक्ट आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब राम गेव अ बॉल, राम ने एक गेंद दी। तो देने का असर किस पे हुआ? बॉल पर। तो बॉल जो है सीधे सीधे एक्शन को रिसीव करती है। तो ये आपका एक्शन जो है, जो रिसीव किया है, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। राम गेव हरि अ बॉल, राम ने हरि को एक गेंद दी। तो राम ने हरि को नहीं दिया, राम ने दिया बाल को, हरि ने बाल को ग्रहण किया। तो बॉल जो है हरि के द्वारा प्राप्त की गई, बॉल हरि के द्वारा प्राप्त की गई। तो हरि इस बॉल को ग्रहण करने वाला अर्थात रिसीवर है। तो जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में एक बात है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब बाद में लिखा जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, तो टू या फॉर लगाकर लिखा जाता है। और क्रिया के तुरंत बाद आता है तो टू और फॉर लगने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो दोनों ही परिस्थितियों में वैसे ही लिखा जाता है, दोनों जगह पर, चाहे क्रिया के तुरंत बाद लिखा जाए और चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाए, वो दोनों स्थिति में एक रहता है। लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाद में लिखा जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के, तो टू या फॉर लगाकर, और पहले लिखा जाएगा तो ज्यों का त्यों। एक बात और, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा रिसीवर होता है और एक व्यक्ति होता है। और एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ पर बॉल जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हरी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। विल यू डू मी अ फेवर, तो डू अ फेवर टू मी आएगा। तो विल यू डू अ फेवर टू मी, तो टू मी और अ फेवर ये इनडायरेक्ट और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखिए। फैच द बॉय अ बुक, लड़के को एक किताब लाओ। तो फैच द बॉय नहीं, लड़के को नहीं खींचा है, लड़के को नहीं लाए हो, लड़के के लिए लाए हो। तो जो डायरेक्ट होता है वो वस्तु होता है और जो इनडायरेक्ट होता है वो वस्तु को प्राप्त करने वाला होता है। तो ये आपका इनडायरेक्ट और ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद कर रहा हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं समझ में आ रहा होगा। और ये कब होते हैं? जब आपकी वर्ब ट्रांजिटिव होती है, सकर्मक क्रिया होती है। शी मेड रथ अ न्यू ड्रेस, तो उसने रथ को नहीं बनाया, उसने रथ को थोड़े नहीं बनाया, उसने क्या बनाया? उसने ड्रेस बनाई। और ये ड्रेस जो बनाई डायरेक्ट है, किसके लिए बनाई? रथ के लिए। तो शी मेड अ न्यू ड्रेस फॉर रथ, तो ये रिसीवर होता है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। गेट मी, मुझे प्राप्त करो, मुझे नहीं प्राप्त करो, लाओ। गेट मी अ टैक्सी, मेरे लिए एक टैक्सी लाओ। तो समझ गए होंगे। तो नोट में देखो क्या लिखा है, ये भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है अच्छी तरह समझ में आ जाए।
we see that the indirect object of a verb denotes the person to whom something is given or for whom something is done. हमने ये देखा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसे क्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कुछ किया जाता है या उसके बारे में उसके लिए कुछ दिया जाता है. It will be noticed that position of indirect object is immediately after the verb and before the direct object. नॉर्मली जो पोजीशन होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की वो डायरेक्ट वर्ब के तुरंत बाद होती है, लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बात करेंगे तो टू या फॉर लगाकर करेंगे. अब देखिए नाउन एज ए कंप्लीमेंट ऑफ लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब होती हैं आपकी बी, बीकम और सीम. बी वर्ब में होती है इज, एम, आर, वॉज वर्ब. बी वर्ब में इज, एम, आर, वॉज वर्ब और बीकम और सीम. अब आप कहेंगे टॉम इज एन एक्टर. टॉम एक एक्टर है, तो आप ये मत कहना कि एन एक्टर जो है इस इज वर्ब का ऑब्जेक्ट है. यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यह एक कंप्लीमेंट है. और कैसे कंप्लीमेंट है उसको समझिए. देखिए टॉम इज, टॉम है. प्रश्न उठता है टॉम क्या है? टॉम नालायक है, टॉम अच्छा है, टॉम बुरा है, टॉम क्या है? ये टॉम अभी अधूरा है. क्या है? अधूरा. तो यानी कि इसका अर्थ जो है अभी अभी अधूरा है. तो जो शब्द इस इज वर्ब के बाद आएगा तो उसे हम टॉम को कंप्लीट करने वाला यानी कि सब्जेक्ट को कंप्लीट करने वाला शब्द कहलाएगा. यानी कि वो शब्द कंप्लीमेंट कहलाएगा और सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है. अतः वह जो सेंटेंस यहाँ आएगा, वो शब्द जो यहाँ आएगा वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएगा. तो यही काम अगर नाउन करता है तो नाउन सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के रूप में होगा. जरूरी नहीं यहाँ नाउन ही हो. हम कह सकते हैं टॉम इज एन एक्टर, तो टॉम एक एक्टर है तो टॉम के अर्थ को पूरा हो गया. और कंप्लीमेंट और जो सब्जेक्ट है इसको जोड़ने का काम किया है, तो ये वर्ब जो है आपकी लिंकिंग वर्ब कहलाती है, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब जो होती हैं जोड़ने का काम करती हैं सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को. तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा. जरूरी नहीं यहाँ पर नाउन ही हो. हम कह सकते हैं टॉम इज इंटेलिजेंट, टॉम इज ऑनेस्ट. तो यहाँ पर आपके जो है इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट दोनों एडजेक्टिव हैं, तो एडजेक्टिव भी कंप्लीमेंट का काम करते हैं. लेकिन हम सीख रहे हैं नाउन के वर्ग को, तो नाउन भी कंप्लीमेंट के रूप में काम करता है. अगला सेंटेंस देखिए. मिस्टर गुप्ता इज ए डॉक्टर. श्रीमान गुप्ता डॉक्टर हैं. बी मेड सुनील द कैप्टन ऑफ आवर टीम. तीसरा सेंटेंस देखिए. बी मेड सुनील, हमने सुनील को बनाया. यहीं पर सेंटेंस छोड़ दीजिए. बी सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, सुनील ऑब्जेक्ट है. सुनील आपका इस मेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है. तो समझ लीजिए ये शब्द है ही नहीं. बी मेड कैप्टन, बी मेड सुनील, हमने सुनील को बनाया. क्या बनाया? तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है सुनील वो कैसा है? वो ऑब्जेक्ट अधूरा है और अधूरे ऑब्जेक्ट को जो पूरा करेगा वो कंप्लीमेंट कहलाएगा, क्योंकि पूरक कहलाएगा. और कौन सा कंप्लीमेंट कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा है. यहाँ पर सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर रहा था, तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट. यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अर्थ को जो भी कंप्लीमेंट पूरा करेगा वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएगा. तो देखिए बी मेड सुनील द कैप्टन ऑफ आवर टीम. तो जो तो कैप्टन है इसने सुनील के अर्थ को पूरा कर दिया, तो ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहलाएगा. तो बी इलेक्टेड गौरव सेक्रेटरी ऑफ
द डिबेट क्लब। तो यहाँ पर गौरव जो है ये अधूरा ऑब्जेक्ट है और जो सेक्रेटरी शब्द ने इस ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा कर दिया है। तो सेक्रेटरी जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है। अब यहां पर एक अर्थ और देख लीजिए, बी मेड सुनील, हमने सुनील को बनाया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वी इलेक्टेड गौरव, हमने गौरव को चुना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इनडायरेक्ट नहीं है क्योंकि हमने गौरव को चुना है, तो चुनने का काम सीधे गौरव पर किया है, उस चुनने के एक्शन को सीधे गौरव ने प्राप्त किया है। जैसे हमने ऊपर पढ़ रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक्शन को सीधे रिसीव करता है। तो ऊपर की बात एक बार और दोहरा देते हैं, जो एक्शन को सीधे सीधे रिसीव करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। चलिए, तो दो बातें आपको समझ में आई होंगी, कंप्लीमेंट अर्थ समझ गए होंगे, लिंकिंग वर्ब का अर्थ समझ गए होंगे, जुड़ने का काम करती हैं। तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट को के अर्थ को पूरा करता है उसे सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है उसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। ये दोनों ही अपने आप में कठिन शब्द हैं, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबा है, कोई बात नहीं, सुनते रहिए। ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, तो देखिए प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है। तो इसको सेंटेंस को देख लीजिए, आई पुट द पिज्जा ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल, टेबल जो है आपका ऑन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। माई डॉग रैन इनटू द पार्क एट 6 o'clock, तो द पार्क आपका ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन इनटू का। द नाइफ्स गो इनसाइड द ड्रॉयर, तो इनसाइड का जो ऑब्जेक्ट है वो द ड्रॉयर है। अब अगला काम है केस इन अपोजिशन। पहले तो इस शब्द को, नाउन इन अपोजिशन, इस शब्द को अर्थ देख लीजिए। इसका अर्थ होता है बराबर में रखना। तो देखिए रामा, कौन राम, आवर कैप्टन मेड 50 रन। तो रामा को डिस्क्राइब किया है आवर कैप्टन ने। रामा और आवर कैप्टन दोनों एक ही हैं और हमने आवर कैप्टन को राम के बराबर में रख दिया है। तो आवर कैप्टन जो हुआ ये नाउन का अपोजिशन हुआ, इस राम का ये अपोजिशन हुआ। तो इस केस में जो नाउन कार्य करता है, इस केस में आवर कैप्टन जहाँ रखा है इसको हम केस इन अपोजिशन कहते हैं। और ये राम जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो आवर कैप्टन भी राम को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये भी सब्जेक्ट के रूप में है। तो ऐसे को बोलेंगे नाउन इन अपोजिशन ऑफ सब्जेक्टिव केस। तो ये सब्जेक्टिव केस के अपोजिशन में होता है, ऑब्जेक्टिव केस के भी अपोजिशन में होता है। वो देखिए, मिस्टर गुप्ता द प्रिंसिपल ऑफ विष्णु इंटर कॉलेज इज माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के अपोजिशन में है। कबीर द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर वॉज ए वीवर, यहाँ पर भी द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मर कबीर जो कि सब्जेक्ट है उसके अपोजिशन में है। फोर्थ देखिए, यस्टरडे आई मेट योर अंकल, कौन है योर अंकल, डॉक्टर। तो डॉक्टर और योर अंकल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। हैव यू सीन गोंगली, गोंगली को है ना द आर्टिस्ट ड्राइंग, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है। तो नोट में क्या लिखा है वो देख लेते हैं, समझ तो गए होंगे क्या होता है। व्हेन वन नाउन फॉलोज अनदर टू डिस्क्राइब इट, जब एक नाउन दूसरे नाउन के तुरंत बाद फॉलो करता है, इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको वर्णन करने के लिए, द नाउन विच फॉलोज इट सेड टू बी इन अपोजिशन, तो ये नाउन जो है वो अपोजिशन में कहलाएगा। टू द नाउन विच कम्स बिफोर, उस नाउन के जो इसके पहले आता है।
तो मतलब क्या हुआ, गांगुली के अपोजिशन में। अपोजिशन मान विरोध में नहीं, वो अपो नहीं है, ये वाला नहीं है, ये एपो है, कबीर के अपोजिशन में। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, अ नाउन इन अपोजिशन इज इन द सेम केस एज द नाउन विच इट एक्सप्लेन। तो उसी केस में कहलाएगा जिस केस में ये अपोजिशन में रखा होता है। मतलब सब्जेक्ट के अपोजिशन में रखा है तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के अपोजिशन में रखा है तो ऑब्जेक्टिव केस। समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, ये फाइनल है पजेसिव केस। देखिए पजेसिव का मतलब होता है पजेशन यानी कि अधिकार, तो किसी वस्तु पर अधिकार जताना। तो ये हम सेपरेट पढ़ेंगे, अगले टॉपिक पढ़ेंगे कि कैसे पजेसिव केस बनाए जाते हैं और क्या क्या इनके रूल्स होते हैं वो पढ़ेंगे। तो समझ लेते हैं पजेसिव केस क्या होता है। पजेसिव केस दर्शाता है किसी वस्तु पर अधिकार होना। जैसे हम कहें सीता का मकान, तो हम कहेंगे सीतास हाउस। तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है ये दर्शा रहा है सीता का, सीता का इस मकान पे अधिकार है। तो ऐसे जो एपोस्ट्रोफी एस लगा है, राम्स अम्ब्रेला, शेक्सपियर्स प्लेस, शेक्सपियर के ड्रामा और मिस्टर अग्रवाल्स हाउस, तो ये जो शब्द हैं ये आपका पजेसिव केस कहलाता है। एक और होता है जो, और ये जो जवाब देते हैं हुज अम्ब्रेला, तो उत्तर है राम्स, राम का। और बहुत सी जगह ऑफ कंस्ट्रक्शन लगा होता है, लेग ऑफ द टेबल, तो ऑफ से भी आपका पजेसिव केस बनता है। तो ये थे नाउन के कार्य। उम्मीद कर रहे हैं जरूर समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि और भी वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक फॉर वॉचिंग।